हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस पेपर 30 लेके आए हैं फ्रॉम रंजीत सर। रंजीत सर की बुक से जो हम पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे, जिसमें हमने 29 प्रैक्टिस पेपर कर लिए हैं। आज हम 30 देखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हम प्रैक्टिस पेपर 30 देखने जा रहे हैं रंजीत सर की बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट द पोएम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम किसने लिखा है? तो ओड टू ऑटम जॉन कीट्स ने लिखा है। ये किसकी ओड है? ये किसकी पोएम है? जॉन कीट्स की है। जॉन कीट्स की जब बात आती है तो जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? तो 1795 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी? 1821 में इनकी डेथ हुई थी। इनके डेथ का रीज़न क्या था? ट्यूबरक्लोसिस। इनकी डेथ का रीज़न था कि ये ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित थे, उस वजह से इनकी डेथ हो गई थी 1821 में। और ओड टू ऑटम ये इनकी ओड है जो इन्होंने 1819 में कंपोज किया था, सितंबर के मंथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये किसने लिखा है? तो ये भी आपके कीट्स साहब ने लिखा है। जॉन कीट्स ने लिखा है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये भी इन्होंने कब लिखा है? 1819 में। इनकी जितनी भी ओड है ना, इन्होंने 10 ओड लिखे हैं, बट ऐसा क्या है कि इनके 6 ओड जो हैं, कीट्स के 6 ओड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस और वेल रिगार्डेड पोएम्स हैं। इनकी सारी ओड्स जो आए हैं 6 ओड, वो 1819 में आया है। 6 ओड्स जैसे ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन अ इंडोलेंस, ओड टू शाइके, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ मेलनकली। ये सारे इनके ओड्स हैं जो 1819 में आए हैं और इन्होंने स्प्रिंग सीजन में इन्होंने लिखा था, स्प्रिंग में लिखा था। ओके, तो यहाँ पे ओड ऑन ग्रेशियन अर्न कीट्स ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु रोट द पोएम हाइपीरियन। ये जो हाइपीरियन है ये किसने लिखा है? तो ये भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स ने ही लिखा है। हाइपीरियन एक एपिक पोएम है। किसने लिखा है? कीट्स ने 1820 में इन्होंने लिखा है। और जब ये पब्लिश हुआ था हाइपीरियन, तो लैमिया जैसे इनका वर्क है, अदर वर्क है, लैमिया हो गया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीस और अदर पोएम्स उस समय पब्लिश हुए थे उसके साथ, हाइपीरियन के साथ। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि हाइपीरियन, जब भी हाइपीरियन आया तो ज़रूरी नहीं है कि कीट्स ने ही लिखा हो, है ना। यहाँ पे एक और राइटर है जिन्होंने हाइपीरियन लिखा है, उसका नाम क्या है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाइपीरियन कीट्स का ही है, बट हाइपीरियन एक एपिक पोएम है। ये कीट्स का एक एपिक पोएम है, बट एक हाइपीरियन क्या है? एक साइंस फिक्शन नॉवेल भी है। वो किसने लिखा है? वो डॉन सिमोंस ने लिखा है। ओके, डॉन सिमोंस, ये इन्होंने भी हाइपीरियन लिखा है, लेकिन इनका हाइपीरियन क्या है? साइंस फिक्शन नॉवेल है वो। और कब इन्होंने लिखा है? 1989 में इन्होंने लिखा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बात जब हाइपीरियन की है तो वहाँ पे अगर डॉन सिमोंस भी हैं तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है। ओके, तो हाइपीरियन, जॉन कीट्स की बात आएगी तो हाइपीरियन एक एपिक पोएम है जो 1820 में आया हुआ है। और डॉन सिमोंस की बात होगी तो हाइपीरियन एक साइंस फिक्शन नॉवेल है जो 1989 में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट हाउ मेनी ओड्स आर रिटन बाय जॉन कीट्स। तो कितने ओड्स लिखे गए उनके द्वारा? करेक्ट आंसर यहाँ पे 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट, 10 ओड्स उन्होंने लिखे हैं, लेकिन 6 ओड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उनके मोस्ट फेमस वेल रिगार्डेड पोएम्स हैं। अभी हमने पढ़ा है ग्रेशियन अर्न, शाइके, इंडोलेंस, मेलनकली, नाइटिंगेल, ऑटम। ओके, नेक्स्ट, विच रोमांटिक पोएट शोज मच इंटरेस्ट इन ग्रेशियन थिंग्स। कौन सा रोमांटिक पोएट है जो ग्रेशियन थिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा शो करता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। ओके, नेक्स्ट, विच डिजीज जॉन कीट्स सफर्ड फ्रॉम। अभी हमने पढ़ा कि कौन सी डिजीज से, कौन सी बीमारी से जॉन कीट्स सफ़र कर रहे थे? तो ट्यूबरक्लोसिस। कहा जाता है कि इनके भाई को भी ट्यूबरक्लोसिस था, जेनेटिक शायद कुछ था। ओके, इनके फादर को भी था। हु रोट ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ। किसने लिखा है ट्रूथ इज़ ब्यूटी और ब्यूटी इज़ ट्रूथ? ये किसने लिखा है? तो ये भी हमारे जॉन कीट्स साहब ने ही लिखा है। अब बात आती है कि लाइनें कहाँ पे आती हैं? ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, तो ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में ये लाइनें आती हैं, जो आपकी 1819 में ये ओड आई हुई है जॉन कीट्स की। नेक्स्ट,
हु सेड हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, मतलब सुनी हुई जो मेलोडियस होती है वो स्वीट होती है, लेकिन जो अनसुनी मेलोडियस होती है वो और भी स्वीट होती है, स्वीटर होती है। तो ये किसने कहा है? तो ये भी हमारे जॉन कीट्स ने ही कहा है। और ये भी लाइनें कहाँ पे आती हैं? ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न में लाइनें आती हैं, जो कब आया था? 1819 में। नेक्स्ट, व्हेन वॉज जेन ऑस्टिन्स नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश्ड? जेन ऑस्टिन की जो नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये पब्लिश कब हुआ है? तो ये 1811 में पब्लिश हुआ है जेन ऑस्टिन की ये नॉवेल, और ये नॉवेल एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। ओके, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था ये नॉवेल। ओके, नेक्स्ट, विच वॉज जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? यहाँ पे पूछ रहा है कि जेन ऑस्टिन का कौन सा पहला वर्क, मतलब फर्स्ट पब्लिश वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ओके, सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो जाएगा, जो आपका कब आया था? 1811 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन वॉज प्राइड एंड प्रेजुडिस कंपोज्ड? तो प्राइड और प्रेजुडाइज कब कंपोज हुआ है? तो प्राइड और प्रेजुडाइज 1796 टू 97, यानी कि 1796 से 97 के बीच में ये कंपोज हुआ है। और पब्लिश कब हुआ है? 1813 में ये पब्लिश हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1797। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, हु आर एब्सेंट इन जेन ऑस्टिन्स नॉवेल? तो जेन ऑस्टिन की नॉवेल में कौन सी चीज़ें, कौन एब्सेंट है? पीजेंट्स की, नोबलमैन की, पॉलिटिशियन की, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सारे ही एब्सेंट हैं जेन ऑस्टिन के नॉवेल में। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वॉज जेन ऑस्टिन्स नॉवेल मैन्सफील्ड पार्क पब्लिश्ड? जेन ऑस्टिन की जो नॉवेल है मैन्सफील्ड पार्क, ये कब पब्लिश हुआ है? तो मैन्सफील्ड पार्क 2 एडिशन में आया हुआ था। फर्स्ट एडिशन में ये कब आया था? 1814 में आया था। और ये किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था? तो टॉमस एगर्टन के द्वारा कराया गया था, जब ये पहला पब्लिकेशन इसका आया था 1814 में। और सेकेंड एडिशन इसका कब आया था? 1816 में आया था, 1816 में आया था, जॉन मॉरे के द्वारा कराया गया था। तो इस बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो मैन्सफील्ड पार्क है ये 2 एडिशन में आया था, 1814 में थॉमस एगर्टन के द्वारा, और सेकेंड एडिशन इसका आया था 1816 में जॉन मॉरे के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन्स हैज़ अ डुअल थीम? जेन ऑस्टिन की कौन सी नॉवेल में डुअल थीम है? तो यहाँ पे डी इस करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थएंगर एबे। ये ऐसा इनका नॉवेल है जिसमें डुअल थीम है, लव एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉवेल्स डिड जेन ऑस्टिन राइट? जेन ऑस्टिन ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6 नॉवेल्स उन्होंने लिखा है जेन ऑस्टिन ने। ओके, यहाँ पे जो मैन्सफील्ड पार्क है इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जब 2 एडिशन में आया था, लेकिन ये जो नॉवेल है ये 1821 तक कोई भी पब्लिक रिव्यूज़ इसको नहीं मिला था। ओके, ये हो गया था जेन ऑस्टिन राइट। आगे देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर? किसे प्रोज शेक्सपियर कहा गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जेन ऑस्टिन को प्रोज शेक्सपियर कहा गया, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे, अबाउट होम शेड किसके बारे में कहा गया है? कहा जाता है हर 2 इंचेस ऑफ आइवरी, किसके बारे में कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेन ऑस्टिन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? जेन ऑस्टिन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जॉन ऑस्टिन हरसेल्फ रेफर टू हर वर्क एज 2 इंचेस ऑफ आइवरी। जॉन ऑस्टिन ने खुद ही अपने वर्क को उन्होंने रेफर किया है हर 2 इंचेस ऑफ आइवरी। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो प्रोज शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जेन ऑस्टिन के द्वारा। किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने कहा है? तो डेनियल, मैं यहाँ लिखना चाहूँगी, डेनियल पोलेक पेल्जनर, ठीक है, PELZNER, पेल्जनर। तो इनके द्वारा जेन ऑस्टिन को प्रोज शेक्सपियर कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ कॉल्ड किचन नॉवेलिस्ट? किसे किचन नॉवेलिस्ट कहा गया है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जेन ऑस्टिन को किचन नॉवेलिस्ट कहा गया है। ओके, नेक्स्ट,
हु रोड द नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन, ये किसने लिखा है? फ्रैंकेनस्टाइन। तो नॉवेल ये किसने लिखा है? फ्रैंकेनस्टाइन। तो ये आपके मैरी शैली ने लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन। ओके, मैरी शैली ने इसे लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन। कब लिखा है? 1818 में लिखा है। और मैरी शैली कौन थी? ये पीबी शैली की वाइफ थी, लेकिन उसके पहले ये रेडिकल फिलोसोफर ऑफ विलियम गॉडविन की बेटी थी। नेक्स्ट, इन विच ईयर द नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन पब्लिश्ड, तो किस ईयर ये पब्लिश हुआ है? अभी हमने पढ़ा 1818 में। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी सोनेट्स डच शेक्सपियर कलेक्शन कंटेन, तो शेक्सपियर के सोनेट में कितने, शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखी हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 154 सोनेट उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, What are the last two lines of a Shakespearean sonnet called, तो शेक्सपियरियन सोनेट की जो लास्ट 2 लाइन्स है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉपलेट कहा जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट में एक कॉपलेट होता है जो कितनी लाइन्स का होता है? 2 लाइन्स का होता है, और वो दोनों राइम करता है तो उसे बोलते हैं राइमिंग कॉपलेट। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज द राइम्स स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन कॉपलेट रिप्रेजेंटेड, तो उनके कॉपलेट की राइमिंग स्कीम क्या है? जी है। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट आर एड्रेस टू, शेक्सपियर की सोनेट किसे एड्रेस की गई है? शेक्सपियर की सोनेट को तो डार्क लेडी को भी किया गया है और मिस्टर WH को भी किया गया है, यानी कि विलियम हर्बर्ट को भी किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड शी। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सोनेट इज मेड अप ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कॉपलेट, ऐसी सोनेट को क्या कहा जाता है जिसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 कॉपलेट होता है? सी इज करेक्ट, शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट आर, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सोनेट्स की मेन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हाईली पर्सनल भी होता है, इन फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग होता है, म्यूजिकल एंड एड्रेस टू समवन होता है। तो यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों ही उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक है सोनेट के। नेक्स्ट, यूज ऑफ द हीरोइक कॉपलेट वाज पॉइनियर्ड बाय डैश इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, यहाँ पे बताया कि हीरोइक कॉपलेट का किसने यूज़ किया है, उसका पॉइनियर कौन है, और उन्होंने लेजेंड ऑफ गुड, अपने वर्क लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में किया है, कौन है वो? सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे जॉफ्री चौसर हो जाएगा। तो हीरोइक कॉपलेट का उन्होंने यूज़ भी किया है, पॉइनियर भी है, और इन्होंने कहाँ यूज़ किया है? द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन में किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर कंपोज्ड इन हीरोइक कॉपलेट, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा हीरोइक कॉपलेट में कंपोज हुआ है, कौन सा पोएम्स? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सैमुअल जॉनसन का द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष ये भी हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया, ओलिवर गोल्डस्मिथ की द डिजर्टेड विलेज, जॉन कीट्स की लेमिया, तो डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, चौसर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ हीरोइक कॉपलेट इन, चौसर ने सबसे पहले हीरोइक कॉपलेट का यूज़ कहाँ किया था? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, अगेन डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन दोनों में ही किया था। तो इसके अकॉर्डिंग डी इज करेक्ट। देयर आर 5 फीट इन ईच लाइन एंड ईच फुट हैज़ 2 सिलेबल, मतलब 5 फीट है, मतलब 5 फीट है, प्रत्येक लाइनों में 5 फीट है, प्रत्येक फुट में कितने सिलेबल्स हैं? 2 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल इज शॉर्ट एंड द सेकेंड इज़ लॉन्ग, जो पहला सिलेबल है वो शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है। दिस मीटर इज़ कॉल्ड हीरोइक बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज फॉर, तो इस मीटर को क्या कहते हैं? हीरोइक कहा जाता है, क्योंकि ये यूज किया जाता है किसके लिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एपिक यानी कि हीरोइक पोएट्री के लिए। नेक्स्ट, हीरोइक कॉपलेट इज कॉमनली यूज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स, हीरोइक कॉपलेट यूज किया जाता है किस प्रकार की पोएम में? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नैरेटिव। नेक्स्ट, इन विच स्टैंजा फॉर्म इज ग्रेज एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड रिटेन, तो जो थॉमस ग्रे हैं उनका जो पोएम है
एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, उनकी जो सोनेट है, सोनेट नहीं है सॉरी, उनकी जो एलिजी है, सॉरी उनकी जो एलिजी है वो कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हीरोइक स्टैंजा में लिखी गई है। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे द फॉलोइंग MCQ 33 से 61 और फ्रॉम किंग लियर से क्वेश्चन आया है, तो इसको देख लेते हैं। What does Lear realize in the storm on the Heath? हीथ पर लियर, स्टॉर्म में हीथ पर लियर को क्या रियलाइज़ होता है, क्या एहसास होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दैट ह्यूमैनिटी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू नेचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्लेज रिलेशनशिप्स डेमोन्स्ट्रेट्स सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नाटक का कौन सा रिश्ता आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कॉर्डेलियाज विद लियर। ओके नेक्स्ट, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट बीट्रेयर्स? मतलब ये जो नाटक है ये धोखेबाजों के लिए क्या सजेस्ट करता है, जो बीट्रेयर्स के लिए क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दे अल्टीमेटली बीट्रे ईच अदर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टू कैरेक्टर्स पैरेलल ईच अदर द मोस्ट? इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो पैरेलल है, एक समान है दोनों? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लियर एंड ग्लोसेस्टर, क्योंकि इसमें दोनों की कहानी सेम ही है। लियर और ग्लोसेस्टर की दो कहानी चलती है किंग लियर में, एक लियर की चलती है, एक ग्लोसेस्टर की चलती है। नेक्स्ट, लियर इज किंग ऑफ व्हाट कंट्री? तो किस कंट्री का लियर किंग होता है? ब्रिटेन का। ओके, विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एग्जाइल? तो लियर ने किस बेटी को एग्जाइल कर देता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कॉर्डेलिया को ही वो क्या कर देता है? बैनिश कर देता है, मतलब एग्जाइल कर देता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रेप्रीमेंट्स द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर? तो यहाँ पे कह रहा है कि लियर के सलाहकारों में से कौन राजा को अपनी बेटी को निर्वासित करने के लिए, मतलब एग्जाइलिंग करने के लिए फटकार लगाता है, डांटता है? रेप्रीमेंट मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। तो कौन है, जब लियर क्या करता है? कॉर्डेलिया को एग्जाइल कर देता है, तो ऐसा कौन काउंसलर था, सलाहकार था जो लियर को डांटता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केंट। इसीलिए जब केंट कॉर्डेलिया का साथ देता है तो केंट लियर क्या करते हैं? केंट को भी एग्जाइल कर देते हैं, दूर कर देते हैं। हु इज़ ग्लोसेस्टर्स बास्टर्ड सन? तो ग्लोसेस्टर का बास्टर्ड सन कौन है? डी इज करेक्ट, एडमंड। ओके नेक्स्ट, व्हेन लियर विजिट गोंड्रिल व्हाट डज शी डिमांड ऑफ हिम? तो लियर जब गोंड्रिल के पास जाते हैं तो उसका डिमांड उससे क्या रहता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, दैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स। ठीक है नेक्स्ट, व्हेन दे हियर दैट लियर इज कमिंग टू विजिट देम वेयर डू रीगन एंड कॉर्नवॉल गो? जब वे सुनते हैं कि लियर उनके पास आ रहे हैं तो रीगन और कॉर्नवेल कहाँ जाते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, ग्लोसेस्टर के कासल वो लोग जाते हैं। ओके नेक्स्ट, वाई इज केंट थ्रोन इनटू स्टॉक्स? तो केंट को स्टॉक्स में क्यों फेंका जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फॉर बीटिंग ऑसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज शोवर्ड, क्योंकि वो ऑसवाल्ड को अपने शोवर्ड्स के फ्लैट से मारता है, इसी वजह से केंट को स्टॉक्स में भेज दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When he flees from his father, how does Edgar disguise himself? जब वो अपने फादर के यहाँ से चला जाता है, भाग जाता है, तो एडगर अपने आप को कैसा बदल लेता है, मतलब अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, कैसे? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, एज अ कॉमन बेगर के रूप में हो जाता है, बेडलम बेगर के रूप में वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है। ओके टॉम। नेक्स्ट, When Lear tells Regan that Gondril has wronged him, what does Regan advise him to do? जब लियर बताते हैं रीगन को कि गॉन्ड्रिल ने उनके साथ गलत किया, तो रीगन उन्हें फिर क्या करने को एडवाइस देती है? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, गो टू गॉन्ड्रिल एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। कहती है कि जाओ गॉन्ड्रिल के पास और उससे माफ़ी मांगो, अपने फादर को ये कहती है।
आफ्टर ही कर्जेस बोथ गॉन्डिल एंड रीगन व्हाट डज लियर डू, मतलब गॉन्डिल और रीगन को कर्ज देने के बाद, कर्ज करने के बाद व्हाट डज लियर डू, क्या करते हैं लियर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ही स्टॉर्म्स आउट ऑफ ग्लॉसेस्टर कासल अकम्पनीड बाय द फूल, वो फूल के साथ ग्लॉसेस्टर के कौसल चले जाते हैं स्टॉर्म में, वो तूफान में निकल जाते हैं ग्लॉसेस्टर के कौसल के पास और उनके साथ फूल भी रहता है। नेक्स्ट, होम डज लियर मीट लिविंग इन अ लिटिल हॉवेल ऑन द हीथ, हीथ पर एक लिटिल हॉवेल में लियर किससे मिलते हैं। हॉवेल मीन्स क्या होता है, झोपड़ी, एक छोटी झोपड़ी में लियर की मुलाकात किससे होती है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एडगर इन डिस्गाइज, एडगर से मुलाकात होती है जो कि डिस्गाइज रहता है टॉम के रूप में, एक बेडलम बेगर के रूप में। ओके नेक्स्ट, वाई इज ग्लॉसेस्टर अक्यूज्ड ऑफ ट्रीजन, यहाँ पे कह रहे ग्लॉसेस्टर पर राजद्रोह का आरोप क्यों लगाया गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे यहाँ पे डी हो जाएगा, बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर शोविंग दैट ही नोज ऑफ फ्रेंच इन्वेजन। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर डज ग्लॉसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट्स, ग्लॉसेस्टर लियर और उनके अटेंडेंट्स को कहाँ भेजते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, टू डॉवर में, कहाँ भेजते हैं, डॉवर में। नेक्स्ट, हाउ इज ग्लॉसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रेजन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ग्लॉसेस्टर को उनके ट्रेजन के लिए, उनके राजद्रोह के लिए कैसी सजा दी जाती है, तो उन्हें ब्लाइंड कर दिया जाता है, ही इज़ ब्लाइंडेड, उन्हें क्या कर दिया जाता है, ब्लाइंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, who encounters Gloucester on the heath and offers to lead him to Dover, ग्लॉसेस्टर की मुलाकात हीथ पर किससे होती है और वो उसे डॉवर तक ले जाने का ऑफर करता है, तो किससे मुलाकात होती है, एडगर से। ओके नेक्स्ट, हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोवर, डोवर में उतरने वाली सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, मतलब आर्मी कौन, लीडिंग कौन कर रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉर्डेलिया हो जाएगा, कॉर्डेलिया कर रही है। ओके नेक्स्ट, वाई डज ग्लॉसेस्टर वॉन्ट टू रीच द क्लिफ्स ऑफ डोवर, ग्लॉसेस्टर डोवर की क्लिफ पर क्यों जाना चाहते थे, डोवर की चोटी पर क्यों जाना चाहते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से कूदना चाहते थे, ही वॉन्ट्स टू थ्रो हिमसेल्फ ओवर द क्लिफ्स, वो उस चोटी से कूदना चाहते थे, मरना चाहते थे। ओके नेक्स्ट, टू हुम आर बोथ गॉन्डिल एंड रीगर अट्रैक्टेड, दोनों किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, तो यहाँ पे ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, एडमंड की तरफ। नेक्स्ट, बिफोर द बैटल बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्मीज टू हुज कैंप इज लियर ब्रॉट, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच और इंग्लिश आर्मीज के बीच जो बैटल होने वाली थी, फ्रेंच और इंग्लिश आर्मीज के बीच बैटल होने से पहले किसके कैंप में लियर को ले जाया गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कॉर्डेलिया के कैंप में। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल, मतलब लियर और कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है बैटल के दौरान, लड़ाई के दौरान लियर और कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है, तो यहाँ पे एडमंड क्या करता है, उनको बंदी बना लेता है, एडमंड टेक्स देम कैप्टिव। हाउ डज रीगन डाई, रीगन कैसे मरती है, तो वो अपने आप को ही मार लेती है, सुसाइड कर लेती है, तो सी किल्स हर सेल्फ। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सुसाइड कर लेती है। नो, गॉन्डिल पॉइजन्स हर, गॉन्डिल क्या करती है, उसे जहर दे देती है, जहर दे देती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, हु फाइट्स अ डुअल विद एडमंड, तो एडमंड के साथ डुअल कौन करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एडगर। ओके नेक्स्ट, व्हाट डज एडमंड रिवील एज ही डाइज डाइंग, तो यहाँ पे मरने के बाद एडमंड क्या रिवील करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, दैट ही ऑर्डर कॉर्डेलिया किल्ड, वो ऑर्डर करता है कि कॉर्डेलिया को मार दिया जाए। ओके नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, सी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन, उसे हैंग्ड कर दिया जाता है कॉर्डेलिया को।
ओके नेक्स्ट, वॉट हैपन्स टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में लियर के साथ क्या होता है, तो ही डाइज वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियाज बॉडी, वह जब कॉर्डेलिया मर जाती है तो कॉर्डेलिया की बॉडी पर वो रोते हैं और वो भी मर जाते हैं। ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी अ मैन possessed ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक पोएट को सामान्य से अधिक जैविक गुणों से संवेदनशील युक्त व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पे यूजुअल ऑर्गेनिक यानी कि सेंसिबिलिटी, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के अनुसार क्या है कि एक पोएट को सामान्य से अधिक जैविक गुणों से संवेदनशील से युक्त व्यक्ति होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग ऑफ द, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो कविता है वो कवि की आंतरिक भावनाओं से निकलती है। किसकी भावनाओं से कविता निकलती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पोएट हो जाएगा, यानी कि कवि की आंतरिक भावनाओं से जो पोइट्री है वो निकलती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोएट। ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज़ मेंशन दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने कितने कारणों का उल्लेख किया है जो काव्य रचना की ओर ले जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वर्ड्सवर्थ को किसने पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में प्रेज किया है, तो जॉन केबले ने किया है। ये क्वेश्चन कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज इगोटिस्टिकल सबलाइम, तो किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम, करेक्ट आंसर जॉन कीट्स हो जाएंगे, इन्होंने ही कहा है। नेक्स्ट, इन द एसे द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स विद विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन, तो जो लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस है इससे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस गाइडलाइन को मैनिफेस्ट किया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही है, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, ये सही है। एवरीबडी लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्शन और प्लॉट, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय दैन एक्शन या प्लॉट के। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो इमोशन, ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे ही सही हैं, गाइडलाइन इनकी ये सारे सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, thy soul be like a star, thy soul was like a star and dwelt apart, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए ये फेमस लाइनें कही है कि जो तुम्हारी सोल है, वो सोल जो है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो एक स्टार की तरह है जो बहुत दूर रहती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जॉन मिल्टन को कहा है, और उन्होंने एक वर्क लिखा है लंदन 1802, जिसका दूसरा टाइटल है टू मिल्टन, जो 1807 में पब्लिश हुआ है, और उसी की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, अपनी ब्लाइंडनेस की स्टेट में मिल्टन किसकी कंपेयर खुद से नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, लिसिडस से नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इन द ओपनिंग इनोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेव रेफर्स टू, तो पैराडाइज लॉस्ट के शुरुआती ओपनिंग इनोकेशन में ओरेव किसको रेफर करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, एम.टी. होरेव को। नेक्स्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर, तो जॉन मिल्टन की किस वर्क में डेलिला अपीयर होती है, तो सैमसन एगोनिस्टिस में ये अपीयर होती है, और सैमसन एगोनिस्टिस में ये सैमसन की सो कॉल्ड वाइफ होती हैं। ओके, जो सैमसन को डिसीव भी कर देती हैं, बिट्रे कर देती हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ये किसका है, जॉन मिल्टन का है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे मिल्टन की जब बात आएगी ना, तो ये जो सोनेट उनकी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये लाइनें इसी की है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ये जॉन मिल्टन का है। जॉन मिल्टन ने जब ये लिखा था सोनेट, तो उन्होंने टाइटल क्या दिया था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज
स्पेंट, तो ये उनकी टाइटल थी और ये इन्होंने ये टाइटल नहीं दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगर ये टाइटल दिए होते तो हिज नहीं लगाए होते, ऑन माई ब्लाइंडनेस करते। इसका मतलब मिल्टन ने ये टाइटल नहीं दिया है। तो ये टाइटल किसने दिया है, आप लोग बताइएगा, टाइटल किसने दिया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। तो मिल्टन के किस वर्क में ये लाइनें आती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, लिसिडस में। लिसिडस कब आया था, ये इनका पेस्टोरल एलिजी है, 1637 में आया था, 1637 में आया था। और ये एक पेस्टोरल पोयम है इनका, पेस्टोरल एलिजी है। ओके, जो इन्होंने एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा था। ओके, नेक्स्ट, हु स्पीक्स दिस लाइन इन जस्टिस। जस्टिस में ये लाइन कौन कहता है, नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। अब कोई भी इसे टच नहीं करेगा, कभी नहीं, वह जेंटल जीसस के साथ सेफ है, सुरक्षित है। तो ये बात कौन कहता है, ये फाल्डर के लिए कही जाती है। और कौन कहता है, तो सीनियर क्लर्क कोक्शन कहता है। ओके, नेक्स्ट, और किसके लिए कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फाल्डर को। विच इंडियन ऑथर ट्रांसलेटेड गर्ल्स वर दिस 3 एक्ट प्ले जस्टिस इन हिंदी एज न्याय इन 1930। कौन सा इंडियन ऑथर है जिसने गर्ल्स वर्दी के 3 एक्ट प्ले जस्टिस को हिंदी में ट्रांसलेट किया है और क्या नाम दिया है, न्याय। कब आया है, 1930 में। तो मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने जिस तरह इनका जस्टिस प्ले है उसी तरह इनका प्ले न्याय भी है, उसी को कॉपी किया है इन्होंने, ट्रांसलेट किया है हिंदी में। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट, who said that his aim was no create such an illusion of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass the through an experience of his own, to think and talk and move with the people he sees thinking and talking and moving in front of him। तो कौन अपने उद्देश्य के बारे में ये कहता है, कौन कहता है कि उनका उद्देश्य है, कौन कहता है। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हिंदी इसकी समझ लेते हैं। कौन मतलब यहाँ पे किसने कहा है कि उसका उद्देश्य, टू क्रिएट सच एन इल्यूजन ऑफ एक्चुअल लाइफ पासिंग ऑन द स्टेज। किसने कहा है कि जो उसका उद्देश्य है मंच पर गुजर रहे वास्तविक जीवन का एक ऐसा भ्रम पैदा करना है, एज टू कंपेल द स्पेक्टेटर टू पास थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन, कि दर्शक को अपने स्वयं के अनुभव से गुजरने के लिए मजबूर करना। टू थिंक, टू टॉक एंड मूव विद द पीपल, मजबूर करना, सोचने और बात करने और उन लोगों के साथ चलने के लिए। He sees thinking and talking and moving in front of him, चलने के लिए जिन्हें वह सोचता है और बोलता हुआ देखता है और उसके सामने चल रहा है। तो ये बात किसने कहा है, तो गैल्स वर्दी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गैल्स वर्दी। नेक्स्ट, जॉन बर्थविक अ लिबरल एमपी इज़ अ कैरेक्टर इन। जॉन बर्थविक एक लिबरल एमपी हैं, ये कैरेक्टर किस में है, तो सिल्वर बॉक्स में है, द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स ये इनका प्ले है, जॉन गैल्स वर्दी का प्लेज है। कब आया था, 1906 में आया था, 1906 में आया था ये प्ले। 3 एक्ट प्ले है ये। ओके, जब ये प्ले आया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले इनका है, बहुत फेमस प्ले है, जिससे गैल्स वर्दी भी बहुत फेमस हो गए थे जब ये प्ले उनका आया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट 1779 to 81, मतलब 1779 से 81 तक। अल्टरनेटिवली नोन बाय द शॉर्टर लिटिल लाइफ्स ऑफ पोएट्स इज़ अ वर्क बाय डैश कंप्राइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज एंड क्रिटिकल एप्रिशियल्स ऑफ 52 पोएट्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो लाइफ्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट है ये 1779 से 81 के बीच में लिखा गया है, जिसे एक शॉर्टर टाइटल लाइफ्स ऑफ पोएट्स के रूप में जाना जाता है। ये वर्क किसका है, ठीक है, जो जिसमें एक शॉर्ट बायोग्राफीज या क्रिटिकल एप्रिशियल्स लिखे गए हैं, किसके, 52 पोएट्स के। तो 52 पोएट्स के बारे में इसमें लिखा गया है, जिसका शॉर्टर टाइटल क्या है, लाइफ्स ऑफ द पोएट्स, और जिसका फुल टाइटल क्या है, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, जो 1779-81 के बीच में। किसने लिखा है, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। ओके, तो हम कहते हैं कि लाइफ्स ऑफ द पोएट है ना, जो छोटा टाइटल है लाइफ्स ऑफ द पोएट, लेकिन इसका पूरा टाइटल क्या है, फुल टाइटल लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। ओके, जिसमें 52 पोएट्स के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट, विच इंग्लिश राइटर एंड प्यूरिटन प्रीचर इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्रिश्चियन एलिगरी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि कौन सा इंग्लिश राइटर है और प्यूरिटन प्रीचर है जो जाना जाता है एक ऑथर के रूप में, ऑथर ऑफ द क्रिश्चियन एलिगरी के रूप में, द पिलग्रिम प्रोग्रेस। तो ये किसका है? जॉन बनियन का है पिलग्रिम प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट, Grace abounding to the chief of sinners, or a brief relation of exceeding mercy of God in Christ to his poor servant John Bunyan, is a Puritan spiritual autobiography written by, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, जॉन बनियन। नेक्स्ट, essay of dramatic poesy is a work by इंग्लैंड फर्स्ट पोएट लॉरियट। मतलब एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी ये एक वर्क है, किसका वर्क है यहाँ पे बताना है, जो कि इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरियट भी है वो। आगे है, इन विच द ऑथर अटेम्प्ट टू जस्टिफाई ड्रामा एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री कंपेरेबल to the epic as well as defend English drama against that of the ancient and the French। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें ऑथर, आगे क्या कह रहे हैं कि विच द ऑथर अटेम्प्ट टू जस्टिफाई ड्रामा एज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री, जिसमें ऑथर नाटक को कविता के एक वैध के रूप में महाकाव्य की तुलना में न्यायोचित ठहराने का प्रयास करता है। ठीक है, कंपेरेबल टू द एपिक एज वेल एज डिफेंड इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट दैट ऑफ एंशियंट एंड द फ्रेंच। आगे क्या कह रहे हैं कि साथ ही पूर्वजों और फ्रेंच के खिलाफ अंग्रेजी प्ले की रक्षा करता है। तो कौन है ये? जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन है। ओके, तो 81 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। In presenting his argument in Essay of Dramatic Poesy, Dryden takes up the subject that had set forth in his Defense of Poesy। ठीक है, Essay of Dramatic Poesy and Defense of Poesy in 1580। तो इसका करेक्ट आंसर पहले हम बता दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिलिप सिडनी। अब बता रहे कि इस कहना क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का कहना है कि ड्रामेटिक पोजी के निबंध में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए ड्राइडन उस विषय को लेते हैं जिसे फिलिप सिडनी ने 1580 में अपने डिफेंस ऑफ पोजी में निर्धारित किया था। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, A narration or description in which events, actions, characters, settings or object represents specific abstraction or ideas, hence the narrative carries a second meaning along with its surface story। ये क्या है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये एलिगरी है। एलिगरी क्या है? एक नरेशन है, एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें इवेंट्स, एक्शन, कैरेक्टर, सेटिंग या ऑब्जेक्ट सब कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिक अब्स्ट्रैक्शन या आइडियाज़। और ये नैरेटिव कैरीज, इसमें सेकेंड मीनिंग अलोंग, मतलब इसमें क्या होती है, एक स्टोरी तो साथ साथ चलती है, एक स्टोरी बताई जाती है और दूसरी स्टोरी इसके साथ साथ चलती है, उसी को बोलते हैं एलिगरी। जैसे आपने विलियम लैंगलैंड का पियर्स प्लोमैन देखा है, उसमें एक स्टोरी चलती है और दूसरी स्टोरी भी साथ साथ चलती है, उसी को बोलते हैं एलिगरी। नेक्स्ट, जॉन बनियन की द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये भी क्या है? ये भी एक एलिगरी है, जॉन बनियन का जो पिलग्रिम ऑफ प्रोग्रेस है। नेक्स्ट, द फेरी क्वीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इज अ रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल डैश इन द 12 books, each consisting of the adventures of a knight representing a particular moral virtue। तो फेरी क्वीन ये एडमंड स्पेंसर का है, लिखा गया है, जिसमें 12 बुक्स में लिखी गई है, एक रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल। तो ये क्या है फेरी क्वीन? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे भी ये एक एलिगरी है। नेक्स्ट, एस्ट्रोफल a pastoral elegy upon the death of most noble and valorous knight Sir Philip Sidney is a poem by English poet। एस्ट्रोफल क्या है? एक पेस्टोरल एलिजी है जो कि फिलिप सिडनी के डेथ पर लिखी गई थी। और किसने लिखा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड स्पेंसर। ओके, नेक्स्ट, The Tragedy of Rustam and Sohrab forms part of the 10th century Persian epic Shahnama by Persian poet। It tells the tragic story of the heroes Rustam and his son Sohrab। तो ये जो ट्रेजिडी है रुस्तम एंड सोहराब, ये 10th century पर्शियन एपिक शाहनामा से ली गई है। इसका पर्शियन पोएट कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें स्टोरी क्या है? ये ट्रेजिक स्टोरी है रुस्तम और उनके बेटे सोहराब की। तो ये फिरदौसी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिरदौसी। ओके,
तो रुस्तम एंड शोहराब ये किसका है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं। यहाँ से आपका 88 से 92 चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब। मतलब यहाँ पे वर्ब दिए गए हैं, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बताना है। तो कॉन्वर्स का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्स का क्या हो जाएगा, कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का वर्ब क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसाइड। डिसाइड का क्या हो जाएगा, डिसाइड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन क्या हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। डिफेंड का क्या हो जाएगा, डिफेंड का डिफेंस हो जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं क्वेश्चन है। डिलीवर का क्या हो जाएगा, नाउन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिलीवरी हो जाएगा। डिपार्ट का क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 93 से 95 फाइंड द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है मैच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। तो मैच करना है कौन सा इनकरेक्ट है, उसका प्लूरल नहीं है। तो ब्राह्मण का ब्राह्मण, जर्मन का जर्मन्स, ये सही है, जर्मन का जर्मन सही है, नॉर्मन्स सही है, ये सारे ही सही हैं। ओके, मुसलमान का मुसलमान सही है, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं। नॉर्मन का नॉर्मन सही है। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण का ब्राह्मण्स ही आएगा, इसमें एस लग जाएगा, ना कि MEN आएगा। ओके नेक्स्ट आगे है क्लेर्जीमैन का क्लेर्जीमैन, डचमैन का डचमैन, ये आपका सब सही है। यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। क्लेर्जीमैन का क्या हो जाएगा, क्लेर्जीमैन, MEN, क्लेर्जीमैन। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट सही है। मेड सर्वेंट का यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है, मेड सर्वेंट सही है यहाँ पे। मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, बी आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे। मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट, ये भी आपका प्लूरल होगा, मेन भी और सर्वेंट में भी प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ मिसमैच बिटवीन बर्ड्स, इंसेक्ट एंड साउंड। यहाँ पे बताना है कौन सा मिसमैच है। तो यहाँ पे हमारा बाकी सब सही है। यहाँ पे हमारा जो मिसमैच है पहला ही है। स्वान क्या करता है, लॉफ नहीं करता है, तो करता क्या है, क्राई करता है। इसका साउंड क्या हो जाएगा, क्राई। स्वान का साउंड क्राई हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 97 में आएंगे तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो हॉक्स। हॉक्स ब्लीट नहीं करते हैं, तो करते क्या हैं, हॉक्स स्क्रीम करते हैं, SCREAM, स्क्रीम करते हैं। नेक्स्ट 98 में अगर आएंगे तो 98 में आपका मिसमैच कौन सा है, डफ्स। डफ्स क्वैक नहीं करते हैं, कू करते हैं। ओके नेक्स्ट अगला देखेंगे, यहाँ पे भी सब सही है। कौन सा मिसमैच है, मैकपीस। मैकपीस क्या करते हैं, मैकपीस ट्विटर नहीं करते हैं। एक प्रकार का ये जानवर होता है जो चैटर करता है आदमियों की तरह, तो चैटर हो जाएगा यहाँ पे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पे हमारा रूक्स हो जाएगा। रूक्स क्या करते हैं, रूक्स काव करते हैं, CAW, का। ओके टिक द करेक्ट एक्सिलरी इज इंडिकेट डिसकंटिन्यू हैबिट। यहाँ पे बताना है कि उस पर करेक्ट करना है जो डिसकंटिन्यू हैबिट को डिसकंटिन्यू करता हो। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देयर यूज टू बी अ हाउस देयर। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देयर वॉज अ हाउस देयर, वहाँ एक घर था। यहाँ पे ये चीज़ें सही हो जाएंगी। देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, वहाँ एक घर हुआ करता था। ओके तो यहाँ पे बी इज करेक्ट। नेक्स्ट फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज, ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है, मॉडल पैसिव है, इंट्रांसिटिव वर्ब है या फ्रेजल वर्ब है। तो जब भी हमारा मॉडल आएगा, विल आए, वुड आए, शैल आए, शुड आए, मे आए, माइट आए, कैन आए, कुड आए और टू आए, ये सारे ही मॉडल हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ये पैसिव वाइज इनके बनते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मॉडल पैसिव इन्हें कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट
आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वॉज स्टैंडिंग 4 स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखिए आपका बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे फॉर 2 आवर्स दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है 2 घंटे से। तो जब भी टाइमिंग दिया रहा तो ये कौन से टेंस में चला जाता है, पास्ट। अब यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, यानी कि ये पास्ट में जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे ये वॉज दिया हुआ तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, हैड बीन आएगा। ओके, अगला है अंडर अ ट्री वॉज लाइंग टायर्ड वर्कर्स। यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, लाइंग इसके साथ डाउन आ जाएगा। लाइंग डाउन मतलब लेटा हुआ। ओके, वैसे लाइन अगर होगा तो लाई मतलब होता है झूठ बोलना, और लाइंग डाउन हो जाएगा तो यानी कि लेटा हुआ। नेक्स्ट, हार्डली डू सी गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, क्योंकि शी के साथ डू नहीं आता है, डज आता है। ओके, नेक्स्ट, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे सही स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे हमारा सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बी पार्ट सही हो जाएगा, सोवेनियर। क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है क्विंटेंसेंस। क्विंटेंसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा, QUINTESSENCE। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग रिदम की करेक्ट रिदम मीन्स क्या होता है, लय। तो रिदम की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिदम की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, डी हो जाएगी, RHYTHM। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च इज़। ओके, तो चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करने का कार्य क्या कहलाता है। तो यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा, सैक्रिलेज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसे जगह जहाँ बीज को रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपियरी। बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पैसेज आ गया है, तो पैसेज पढ़ेंगे, वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। 111 से 114 यहाँ पे पैसेज आया हुआ है, इसको हम स्किप कर देते हैं। आप लोग इसको PDF में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यही पैसेज आ जाए एग्ज़ाम में। ओके, तो पैसेज को रीड करना, उसको पढ़ाना, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ये KVS PGT 2013 में आया हुआ है। एज पर द पैसेज इन द रिसेंट पास्ट ऑफ, इसको छोड़ ही देते हैं, स्किप कर देते हैं। ओके, इसको आप लोग PDF में लेके इसका एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ से देखते हैं, वीडियो को लेंदी ना करें। 115 से 116 से देखते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस देखना है। इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज टूरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज टूरन, कॉमा लग गया, द लैंड ऑफ डार्कनेस, कॉमा इज अपोज टू ईरान, कॉमा द लैंड ऑफ लाइट। She called out angrily, so you have been hitting Mohan again, Pathik answered indignantly, no I have not, who told you that। ये आपका TGT 2009 में आया हुआ है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। She called out angrily, यहाँ पे आपका कॉमा दिया गया है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। सो you have been hitting Mohan, यहाँ पे भी आपका क्लोज किया गया है। Pathik answered indignantly, no I have not, who told you that। 117 से 120 विच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड आर इनकरेक्ट। यहाँ पे बताना है, वन वर्ड से क्वेश्चन आ गए हैं, बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो अ गर्ल हु फ्लर्ट्स, ये बाकी सही है, हमको पढ़ना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इन मिस मैच है। बाकी आपका सब सही है, यहाँ पे मिस मैच आपका हो जाएगा डी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अ लेडीज पर्स को क्या बोलते हैं, रेटिक्यूल बोलते हैं, RET रेटिक्यूल। ओके, नेक्स्ट 118 का देखेंगे कौन सा मिस मैच है इसमें। तो अ लेडीज़ अम्ब्रेला पैरासोल सही है। अ लवर्स ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल।
फाइल या बुक वॉर्म भी बोल सकते हैं, बिब्लियोफाइल। बाकी आपका सही है, लवर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, गवर्नमेंट बोलते हैं, लवर ऑफ अदर्स, अल्ट्रुइस्ट। यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, लवर्स ऑफ बुक, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इसमें कौन सा मिस मैच है, बाकी सब सही है। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट, एसेंट्रिक, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, हैंड पैक्ड, अ मस्कुलिन वुमेन, अमेजॉन। तो यहाँ पे डी आपका मिस मैच हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अ नेशन इंगेज्ड इन वॉर, उसे बैलिक्यूज नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, बैलिजरेंट बोलते हैं। ओके, बैलिजरेंट, BELIGERENT, बैलिजरेंट। आई थिंक लिखने से ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। ओके, बैलिजरेंट। यहाँ पे भी आपका किसमें, क्योर फॉर ऑल डिजीज, पैनासिया, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड, पॉलिड्रिक, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, पॉलीगैमी। बाकी सब सही है। यहाँ पे आपका मिस मैच यहाँ पे है, डी में है। डीलिंग ऑफ काउंटरफिट थिंग्स, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्जरी, FORZERY, फॉर्जरी। आगे देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट प्रोवर्ब देखना है, 121 125। यहाँ पे करेक्ट प्रोवर्ब का क्वेश्चन आ गया है, तो बताना है कि कौन सा करेक्ट प्रोवर्ब है। तो यहाँ पे हमारा 121 में ए ही सही हो जाएगा। अ चैन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चैन ओनली एज स्ट्रॉन्ग मतलब उतना ही मजबूत होती है जितना कि उसकी लिंक कमज़ोर होती है। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। 122 में देखेंगे तो 122 में आपका बी सही हो जाएगा। अ ड्राउनिंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ, मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा। नेक्स्ट 123 में देखेंगे, 123 में क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मतलब एक दोस्त जो मुसीबत में काम आए वास्तव में वो दोस्त है। ठीक है, मतलब वही हो जाएगा कि अपना वही जो आवे काम, हम बोलते हैं ना ऐसा, अपना वही जो आवे काम, तो वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट 124 का आपका देखेंगे ए सही हो जाएगा। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स, एक बैड वर्कमैन हमेशा क्या होता है, अपने टूल से ही झगड़ा करता है। मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, मतलब इसका देखेंगे ना नकद ना तेरा उधार, ऐसा कुछ है। तो परिस्थितियाँ जब भी ख़राब हो जाए, हम परिस्थितियों को नहीं कुछ उसको ब्लेम नहीं करते, सॉरी अपने आप को ब्लेम नहीं करते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, ऐसा कुछ उसका मुहावरा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें बताएंगे कौन सा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। ओके, यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसका हो जाएगा ना नकद ना तेरा उधार, आई थिंक ये हो जाएगा, वो गलत बता दिया था मैंने, इसका हो जाएगा। ओके, तो इतना ही है, इतना ही है। ओके, 125 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपके कितने इसमें सही हुए हैं ये भी बताइएगा। ओके, यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर PDF मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 125 क्वेश्चन कराते दिमाग ऐसा हो जाता है कि कुछ भी मुँह से निकल जाता है ना। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।